हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश भाग 26 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। आयुष उस मॉल में पहुंचा जहां कुछ दिन पहले अटैकर्स ने हमले किए थे। वह नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वह यहाँ क्यों आया है, इसलिए उसने अपनी पहचान बदल ली और एक रिपोर्टर का रूप ले लिया। किसी तरह वह चुपके से मॉल के सीसीटीवी कंट्रोल रूम तक पहुंचने में कामयाब रहा। वहां पहुंचकर उसने तुरंत हमले से पहले के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी हुई थी। वह हर चेहरे, हर कोने को ध्यान से देख रहा था ताकि उसे उन हमलावरों के बारे में कोई सुराग मिल सके। वह जानना चाहता था कि वे कौन थे, उनका मकसद क्या था और सबसे जरूरी बात, हमला करने के बाद वे आखिर कहां गायब हो गए। वह एक एक करके हर कमरे के दृश्य को स्कैन कर रहा था, इस उम्मीद में कि फुटेज में कहीं तो वह रहस्य छिपा होगा जो उन्हें हमलावरों तक ले जाए। आयुष तेजी से स्क्रीन बदल रहा था। तभी उसकी नज़र एक कैमरे पर जा टिकी जो वीआईपी एरिया को कवर कर रहा था। उसने ध्यान से उस फुटेज को जूम किया। कैमरे में 3 शख्स दिखे, चेहरे पर ब्लैक मास्क, आंखों पर गहरे गॉगल्स। वे किसी बड़े टेबल पर अपने कुछ बिजनेस कलीग से बात कर रहे थे। आयुष की सांसें थम गई। उसने स्क्रीन को और पास से जूम किया। उसके चेहरे पर हैरत थी। ये तो मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं। ये तो वेदांश राठौर है। भले ही यह मास्क और गॉगल्स में छुपा हो, लेकिन इसकी चाल ढाल, बॉडी लैंग्वेज में गलत नहीं हो सकता हूँ। उसने अपने होठों पर हल्की हंसी दबाई और बुदबुदाया, तो मिस्टर राठौर, आप भी उस दिन मॉल में मौजूद थे। वो आगे देखता है तो फुटेज में मयंक और कबीर भी साथ नजर आते हैं। आयुष का माथा सिकुड़ गया। ये तीनों एक साथ, अगर ये लोग यहाँ अपने किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में थे तो फिर अटैक के वक्त ये नजर क्यों नहीं आए? कहाँ गायब हो गए थे ये? आयुष ने तुरंत कैमरे का टाइम स्टैम्प चेक किया और उनका एग्जिट फुटेज ढूंढने लगा। उसने कई बार रिवाइंड और फॉरवर्ड किया, लेकिन नतीजा खाली स्क्रीन। कहीं भी उनका बाहर निकलना कैप्चर नहीं हुआ था, न गेट पर, न पार्किंग लॉट पर, न सर्विस एग्जिट पर। आयुष की आंखों में शक और गहराता गया। यह कैसे हो सकता है? अगर वे बाहर निकले ही नहीं तो फिर उस दिन कहाँ गए? क्या कहीं? उसने तुरंत सिर झटक दिया। नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। वे लोग शहर के बड़े नाम हैं, शायद किसी सीक्रेट रूट से निकले होंगे जो कैमरे की नज़र में नहीं आया हो। हाँ, यही सच होगा। आयुष ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने जल्दी सारे फुटेज अपनी पेन ड्राइव में कॉपी किए। जैसे ही कॉपी पूरी हुई, उसने सिस्टम से लैपटॉप हटाया और सावधानी से कमरे से बाहर निकल आया। सड़क पर आते ही उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, मुझे अच्छी तरह से याद है, वो अटैकर्स का असली टारगेट सिर्फ कियारा थी। बाकियों पर हमला महज एक बहाना था। इसका मतलब साफ है कि वो किसी को धमकी देना चाहते थे। यह सोचते ही आयुष की भौहें सिकुड़ गई। लेकिन किसे? कियारा को ही क्यों? उसने एक एक तस्वीर को याद किया। कैसे अटैकर्स ने भीड़ में मौजूद सैकड़ों लोगों को छोड़कर सीधे कियारा पर निशाना साधा। यह हमला किसी पब्लिक टेरर एक्ट से ज़्यादा एक पर्सनल वार्निंग जैसा था। आयुष अब धीरे धीरे अपने दिमाग में धागे जोड़ने लगा। क्या वो कियारा को टारगेट करके वेदांश राठौर और कबीर शेखावत को कोई मैसेज भेजना चाह रहे थे? क्योंकि कियारा से सबसे ज़्यादा तो यही दोनों जुड़े हैं। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? क्या सचमुच वेदांश राठौर का उन अटैकर से कोई कनेक्शन है? उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। वेदांश राठौर, एशिया का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन, उसके लिए सरकारें गिराना खेल है, तो क्या माफिया वर्ल्ड के किंग तक उसका रास्ता पहुंचता है? इसमें कोई शक तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किंग उन्हीं लोगों के साथ डील करता है जो उसके बराबर ताकतवर हो। कुछ देर तक वो चुप खड़ा रहा, फिर अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। अब चाहे जो भी हो, मुझे वेदांश राठौर की कुंडली निकालनी ही होगी, और अब मुझे मन्नत से आलिया को लेकर सीधा सवाल पूछना ही होगा। अब मैं और देर नहीं कर सकता। मन्नत को मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। वहीं दूसरी ओर राठौर मेंशन, नूतन जी को होश आया। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि वेदांश उनका हाथ थामे उनके पास ही सोया हुआ था। अपने बेटे को इस तरह उनकी देखभाल करते देख उनकी आंखें नम हो गई। होता भी क्यों ना, वेदांश अपनी माँ को सबसे ज़्यादा प्यार और सम्मान करता था। नूतन जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा।
स्पर्श होते ही वेदांश की आंखें खुल गई। आंखें खुलते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है मॉम? नूतन जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं ठीक हूँ वेद, और आपको देख लिया तो और भी ज़्यादा ठीक हो गई हूँ। वेदांश ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मैं आपसे नाराज़ हूँ मॉम। आपको अब अपना ख्याल रखना चाहिए। ऐसे लापरवाही नहीं कर सकती हैं आप जानती हैं ना, आपको मैं बीमार होते हुए नहीं देख सकता। चलिए अब जल्दी से फ्रेश हो जाइए, फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। नूतन जी ने हल्की मुस्कान दी और वेदांश के साथ डाइनिंग हॉल में आ गई। डाइनिंग टेबल पर पहले से ही ओम जी, सावित्री जी और सहानी बैठे थे। वेदांश ने प्यार से नूतन जी को कुर्सी पर बिठाया और बोला, मैं खुद अपने हाथों से आपको खाना सर्व करूंगा। यह कहते हुए वो प्लेट में खाना सजाने लगा और उन्हें सर्व करता गया। माहौल बेहद शांत था। सभी लोग खाने में व्यस्त दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें बार बार वेदांश पर ही टिक रही थी। उनकी आंखों में बस एक ही सवाल था, मन्नत को लेकर। नूतन जी ओम जी की तरफ देखती है ताकि वो वेदांश से सवाल करे। ओम जी तो जैसे सब्र की हद तक पहुंच चुके थे। उन्होंने हल्की खांसी के साथ अपना गला साफ किया और बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि वेदांश ने अपनी ठंडी और सधी हुई आवाज में कहा, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। यह सुनते ही सबकी आंखें चौड़ी हो गई। टेबल पर अचानक सन्नाटा छा गया। सभी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। नूतन जी का चेहरा सफेद पड़ गया। उनका दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह सोचने लगी, कहीं वेद यह न कह दे कि वो मन्नत से प्यार करते हैं। लेकिन वेदांश ने एक गहरी सांस ली और बोला, 2 दिनों बाद मैं एक इम्पोर्टेंट डील के सिलसिले में स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ। वहाँ कितना वक्त लगेगा यह अभी पक्का नहीं है, तो आप लोग बेवजह फिक्र मत कीजिएगा। यह सुनकर सभी लोग कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गए। टेबल पर बैठे हर इंसान ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही उनके मन में सवाल वही अटके रहे। तभी सावित्री जी ने पूछा, बेटा वेद, बस आपको यही कहना था, कुछ और भी कहना है? वेदांश बेपरवाह होकर बोला, क्यों, आपको कुछ और सुनना था? तभी ओम जी ने अपनी सख्त आवाज में कहा, वेद, हमने फैसला किया है कि आपके स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद पंडित जी से अच्छा मुहूर्त निकलवाकर आपकी और कियारा की शादी पक्की कर देंगे। अब इस काम में देर नहीं होना चाहिए। यह सुनते ही वेदांश के हाथ में मौजूद चम्मच पर उसकी मुट्ठी कस गई थी। उसका चेहरा एकदम से एक्सप्रेशनलेस हो गया था। वह कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसकी नज़र नूतन जी पर चली गई, जिनके चेहरे पर अभी भी उनकी तबीयत ठीक ना होने की झलक दिख रही थी, और उसे डॉक्टर की कही बात याद आ गई। यह देख वह रुक गया और अपने मन में सोचा, नहीं, अभी मिस मन्नत के बारे में बताना ठीक नहीं होगा। मॉम की तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे में मुझे स्विट्जरलैंड भी जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि स्ट्रेस से इनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाए। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मॉम को मिस मन्नत खास पसंद नहीं है। ऐसे में अभी यह बात खोलना ठीक नहीं होगा। वेदांश ने मन ही मन तय किया, वहाँ से लौटने के बाद पहले मैं अपनी जान को प्रपोज करूँगा और फिर उनसे शादी करने का पूरी दुनिया के सामने ऐलान करूँगा। यही सोचते हुए वह तुरंत चेयर से उठा और सीधे मेंशन से बाहर निकल गया। उसके जाते ही वहाँ सन्नाटा पसर गया। तभी नूतन जी ने धीरे से पूछा, डैड, वेद ने कुछ कहा क्यों नहीं? बिना जवाब दिए ही चले गए। सावित्री जी ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, वह इस तरह के मामलों में कहाँ बोलते हैं जो आज बोलते हैं। लेकिन इतना तो साफ हो गया कि सहानी ने जो भी सोचा था वो गलत था। वेद कियारा से ही शादी करेंगे। इतना सुनते ही सहानी ने अनमने से चेहरा बनाया। उसके मन में ख्याल आया, भाई ने मन्नत के बारे में कुछ कहा क्यों नहीं? पता नहीं भाई के दिमाग में क्या चलता रहता है। इधर वेदांश सीधे अपने ऑफिस आया। कॉन्फ्रेंस रूम में कबीर और मयंक उसका इंतजार कर रहे थे। वह सीधे वहीं गया। कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल बिल्कुल शांत और गंभीर था। वेदांश चेयर पर बैठा, तभी शिव उसके सामने सिर झुकाकर बोला, किंग, स्विट्जरलैंड में मलिक ने अपने आदमियों को तैयार कर दिया है। उसका प्लान है कि स्विट्जरलैंड में वो आपको रोक ले ताकि आप दुबई की माफिया मीटिंग में ना पहुंच सके और उसका शक पक्का हो जाए कि आप ही माफिया वर्ल्ड के किंग हैं। वेदांश ने अपनी सर्द आवाज में कहा, मैं जानता था कि वो कुछ ऐसा ही प्लान बनाने वाला है, इसलिए उसकी चाल का मात देने का समय आ गया है। फिर उसने कबीर की तरफ देखा और बोला, कबीर, स्विट्जरलैंड की मीटिंग में तुम वेदांश राठौड़ बनकर जाओगे और वहाँ जो भी बिजनेस के मुद्दे हैं वह तुम सुलझा कर आओगे। उसकी नज़र में यही लगेगा कि मैं वहाँ हूँ, जबकि मैं किसी और रास्ते से सीधे दुबई के लिए निकल जाऊँगा। कबीर ने कहा,
प्लान तो ठीक है यार, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। आखिर मलिक तुम्हें क्यों साबित करना चाह रहा है कि तुम ही किंग हो और तुम ही वेदांश राठौर? अगर वो यह साबित कर भी दे तो उससे उसका क्या लाभ होने वाला है? पिछली बार भी मलिक इसी चाल में लगा था कि तुम्हें बेनकाब कर सके, इसलिए निश्चिंत थे कि हमें लगा कि वो हमारे हमले से मर चुका है, पर वो उस दिन बच निकला। बहुत शातिर है। आखिर वो करना क्या चाहता है और फिर उसे यह सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा कौन रहा है? मयंक ने तुरंत जवाब दिया, जैसे हमें उसकी सारी खबरें मिल रही है वैसे ही उसके पास भी इन्फॉर्मर है जो हमारे बीच में काम कर रहे हैं। वेदांश ने तभी गंभीर आवाज में कहा, उसने मुझ तक पहुंचने के लिए कुछ कच्ची कलियां तैयार की है और वही कच्ची कलियां मेरी खबर निकालने में लगी हुई है। मलिक यह सोच रहा है कि मैं उसके जासूस को पहचानता नहीं हूँ और वह मेरी नज़र से बच गया है, लेकिन वो बेवकूफ़ है। उसे नहीं मालूम कि मैं किंग हूँ। मेरी नज़रों से कोई बच नहीं सकता, बल्कि मैंने जानबूझकर अपनी नज़रें बंद कर रखी है ताकि सही समय पर इसके इस खेल को ख़त्म किया जा सके। अब तुम दोनों जाओ और जैसा कहा है वैसा करो। कबीर और मयंक वहाँ से चले गए। तभी वेदांश ने शिव की तरफ घूरते हुए कहा, शिव, राव की क्या खबर है? पता चला कि वो कहाँ छिपा हुआ है? शिव ने सिर झटका और गंभीर होकर बोला, किंग, मीटिंग में मलिक के साथ राव नहीं आ रहा है, लेकिन वो हमारी रडार में है। बहुत जल्द हमारी पकड़ में होगा। वेदांश ने सर्द आवाज में कहा, मुझे राव चाहिए शिव, वो भी जिंदा। और हाँ शिव, मेरी गैर हाजिरी में यहाँ मिस मनत की सुरक्षा तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और उन्हें इस बात की खबर भी ना हो, समझे तुम? 2 दिन बाद मनत पूरी तरह से ठीक हो गई थी। अब वो फार्म हाउस छोड़कर अपने फ्लैट जा रही थी और आज से उसकी एड की शूटिंग भी शुरू हो रही थी। सभी सामान पैक कर लेने के बाद जैसे वो निकलने वाली थी, उसने देखा कि वेदांश अपने हाथ बांधे दरवाजे पर टेक लगाकर खड़ा था और उसे बहुत प्यार से देख रहा था। वो भी आज निकलने वाला था, लेकिन जाने से पहले मनत को देखना चाहता था। उसकी आंखों में हल्की चिंता थी और होठों पर मुस्कान, जैसे वो अपने दिल में उसके चेहरे को हमेशा के लिए संजोना चाहता हो। मनत हैरान होकर पूछी, आप अभी तक गए नहीं मिस्टर राठौर? वेदांश ने एक कदम आगे बढ़ाया, धीरे धीरे उसके पास आया और उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींच लिया। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराई और उस पल समय मानो थम सा गया था। फिर वेदांश ने बड़े प्यार से कहा, अपना ख्याल रखिएगा जान, मेरे वापस आने तक, और उसके बाद आपका ख्याल तो मैं खुद रख लूँगा। अगर इस बीच कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत कॉल कीजिएगा। मैं जहाँ भी रहूँगा मैं आपके लिए आ जाऊँगा। हमेशा आप मुझे अपने पास ही पाएंगी। और हाँ, यदि मेरी याद आए तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। सच पूछिए तो पता नहीं इतने दिन में आपके बिना कैसे रहूँगा। मनत बस खामोशी से उसे देखती रही। उसकी आंखों में भावनाओं की बाढ़ थी, लेकिन शब्द कहीं नहीं थे। वेदांश ने प्यार से उसके माथे पर किस किया और फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। उस समय कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि उसे यह दूरी कितनी तड़पाने वाली थी। दोनों कार में बैठे वेदांश ने मनत को उसके फ्लैट तक छोड़ दिया और वहां से सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल गया। मनत कुछ देर तक कार को जाते हुए देखती रही। उसकी आंखें खाली सी थी और दिल में अनगिनत सवालों की हलचल थी। फ्लैट के अंदर जाकर वो सोफे पर बैठ गई और जैसे ही आंखें बंद करती है, उसमें से आंसू निकलकर उसके गाल पर लुढ़क आते हैं। वो कितनी भी मजबूत बनने की कोशिश करे, लेकिन वेदांश का प्यार उसके दिल में हजारों सवाल छोड़ जाता था, जिसका जवाब उसके पास नहीं था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो आंखें खोलती है तो सामने पंखुड़ी थी। खुशी से दोनों गले मिल जाते हैं। तभी मनत ने पूछा, कैसी है तू? पंखुड़ी उसके पास बैठते हुए बोली, मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तुझे क्या हुआ है? तू रो क्यों रही है? मनत बोली, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। मनत उसके सवाल को टालना चाहती थी। अच्छा, बस ऐसे ही? क्या मनु, मैं तुझसे कुछ पूछती नहीं हूँ तो इसका यह मतलब नहीं कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। हर बार मेरे सवालों को बिना जवाब दिए टाल देती है। क्यों? क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? चलो ठीक है, तुझे नहीं बताना है तो मत बता, मैं तुझे फोर्स नहीं करूँगी। पंखुड़ी ने थोड़ी रुककर फिर कहा, लेकिन एक सवाल तो मैं कर ही सकती हूँ। तू वेदांश के साथ कहाँ थी? मैं आई थी फ्लैट पर तुझसे मिलने, यह सोचकर कि तुझे मेरी ज़रूरत होगी, लेकिन तू यहाँ नहीं थी। मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए आयुष को फ़ोन किया, यह सोचकर कि तू शायद उसके साथ होगी। वहीं से मालूम चला कि हॉस्पिटल से तुम्हें वेदांश अपने साथ लेकर गए थे। मनत ने धीरे से कहा, हाँ मैं उनके साथ ही थी। वो मुझे हॉस्पिटल से सीधे अपने फार्म हाउस ले गए थे ताकि वो मेरा ख्याल रख सके। यह सुनते ही पंखुड़ी चौंक गई।
क्या? सच में? वेदांश ने ये सब किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरे लिए भी मुश्किल था यकीन करना पंखु, लेकिन यही सच है। मन्नत बोली और फिर उसने पंखुड़ी को पूरी बात बताई कि वेदांश ने कैसे उसकी देखभाल की। यह सब सुनकर पंखुड़ी ने अपना सिर पकड़ लिया। ओह गॉड, यानी वेदांश को तुझसे मोहब्बत हो गई है जान। ओह मन्नू, पंखुड़ी खुशी से उछल पड़ी। आखिरकार वेदांश को तेरी मोहब्बत का एहसास हो ही गया। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। मैं कहा करती थी ना, यह दिन जरूर आएगा, और देख आ भी गया। वेदांश राठौर को आखिरकार तुझसे प्यार हो ही गया। लेकिन मन्नत के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। हालांकि उसका दिल यह सब महसूस तो कर रहा था, पर उसने अपने दिल की बात सुनना बंद कर दिया था। अच्छा ये बता, उन्होंने तुझे इजहार किया? पंखुड़ी ने शरारती अंदाज में अपना कंधा उसके कंधे से टकराते हुए पूछी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जो मैंने तुझसे कहा है वही सच है, मन्नत बेपरवाह बोली। पंखुड़ी ने मुंह बनाते हुए कहा, यह तो गलत बात है यार। ये लड़के इजहार क्यों नहीं करते, सिर्फ आंखों ही आंखों में बात क्यों करते हैं? मन्नत की भौवें सिकुड़ गई। क्या मतलब? और कितने लड़के हैं जिन्हें इजहार करना है? यह सुनते ही पंखुड़ी शर्मा गई। अरे छोड़ ना, तू जल्दी से रेडी हो जा, हमें लोकेशन पर जाना है। वैभव और आयुष वहां पहुंच चुके होंगे और कियारा उसकी टीम भी पहुंचने वाली होगी। इससे पहले कि वो हमसे पहले पहुंचे, हमें पहुंचना है, नहीं तो वो नखरे दिखाएगी। हीरोइन जो है अपने ऐड की। दोनों जल्दी से लोकेशन पर पहुंच गए। मन्नत को देखते ही आयुष और वैभव की खुशी झलक गई। आयुष ने हल्की हंसी के साथ पूछा, कैसी हो तुम यार? मैं तुम्हें कितनी बार कॉल किया पर तुमने रिसीव ही नहीं किया। मन्नत ने सिर्फ सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। यह देख आयुष की मुट्ठी अपने गुस्से से कस गई। वो समझ गया था कि मन्नत उसे जानबूझकर इग्नोर कर रही है, और वह बात अच्छी तरह से जानता था कि वजह क्या है। वेदांश राठौर। तभी वैभव ने बीच में कहा, अभी तक हमारी ऐड की हीरोइन नहीं आई है। कई बार कॉल किया, उसकी असिस्टेंट बार बार यही कह रही कि वो पहुंचने वाली है। 2 घंटे से वेट कर रहे हैं यार, सेटअप रेडी है। यह सुनकर मन्नत के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आई और बोली, मैं जानती थी कि वो जानबूझकर लेट आएगी। अब हीरोइन है तो नखरे झेलने ही होंगे, इसलिए आराम से बैठो, अभी उसके आने में टाइम है। सभी ने कियारा के आने का इंतजार करना शुरू किया। वहीं दूसरी ओर वेदांश, कबीर और मयंक अपने प्राइवेट जेट में बैठे थे। कबीर के मन में पंखुड़ी तो वेदांश के मन में मन्नत घूम रही थी। मन्नत से दूर जाने का वेदांश का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, लेकिन जरूरी ना होती तो शायद वो कभी जाता भी नहीं। कुछ घंटों बाद कियारा अपनी टीम जिसमें सहानी, अमृता और उसकी असिस्टेंट जायस के साथ शूटिंग की जगह पर पहुंची। वह बड़े एटीट्यूड के साथ मन्नत के पास से गुजरी और जोर से बोली, मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए ऐड की शूटिंग शुरू हो जाए। जल्दी शूटिंग शुरू हो और ख़त्म हो, ताकि मैं अपने बाकी कामों पर ध्यान दे सकूं। सभी को मालूम था कि यह सब तो होना ही था, इसलिए लोग बिना कुछ बोले ऐड की शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। लाइट, कैमरे सब तैयार थे। यह एक परफ्यूम का विज्ञापन था। वैभव ने मन्नत और कियारा को सीन समझाया। कियारा को एक खूबसूरत परी की तरह दिखना था, जिसके आते ही सारा माहौल महक उठता है। मन्नत को कैमरे के पीछे रहकर डायरेक्शन देने थे। पहला शॉट शुरू हुआ। कियारा ने पहला पोज दिया, लेकिन मन्नत को उसमें संतुष्टि नहीं मिली। मन्नत ने शांत आवाज में कहा, कट। कियारा तुम्हारा चेहरा थोड़ा टाइट लग रहा है। यह एक रोमांटिक परफ्यूम है, तुम्हारी आंखों में थोड़ी नरमी दिखनी चाहिए। इसे एक बार प्यार से महसूस तो करो। मन्नत के इस प्रोफेशनल निर्देश को सुनकर कियारा को गुस्सा आ गया। वह तुरंत नखरा दिखाते हुए बोली, ओ गॉड मन्नत, मैं इस ऐड की मॉडल हूँ। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मुझे क्या करना है। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। मेरे बाल ठीक नहीं है जैक, क्या तुम मेरे बाल ठीक से सेट नहीं कर सकते? उसने अपने हेयर स्टाइलिस्ट पर चिल्लाना शुरू किया। 15 मिनट तक बालों का ड्रामा चला। दोबारा शूटिंग शुरू हुई। इस बार कियारा ने पोज तो ठीक दिया, लेकिन अचानक चिल्ला पड़ी, कट, मेरे जूते मुझे काट रहे हैं, मैं इन हिल्स में काम नहीं कर सकती। आयुष और वैभव एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ में आ गया था कि कियारा जानबूझकर शूटिंग लेट करा रही है। मन्नत ने धैर्य रखा। उसने शांत रहते हुए कहा, ठीक है कियारा, तुम थोड़ा आराम कर लो, तब तक हम लाइटिंग एडजस्ट कर लेते हैं। मन्नत के सब्र ने कियारा को और भी परेशान कर दिया। वो चाहती थी कि मन्नत गुस्सा करे, चिल्लाए, लेकिन मन्नत उसकी हर चाल को समझ चुकी थी। इधर दुबई माफिया वर्ल्ड की मीटिंग रूम में माहौल गंभीर और तनावपूर्ण था। सभी लोग अपने किंग के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी दरवाजा खुलता है और वहां मलिक का एंट्री होता है। सारे माफिया हक्का बक्का रह जाते, क्योंकि अब तक सभी को लगा था कि मलिक मर चुका है।
लेकिन अचानक वही मलिक उनके सामने खड़ा था, चेहरे पर ठंडी मुस्कान और आंखों में गहरी तीव्रता। मलिक ने धीरे धीरे अपने सीट पर बैठते हुए कहा, तुम सबको लगा होगा कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन देखो मैं जिंदा हूँ और फिर से वापस लौट आया हूँ। लेकिन सभी माफिया ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया और फिर बेसब्री से किंग के आने का इंतजार करने लगे। लेकिन कई घंटे गुजर गए और किंग अब तक नहीं पहुंचा था। माफिया मीटिंग रूम में सन्नाटा फैल गया था। इसी बीच मलिक के चेहरे पर सातिर मुस्कान खिल गई। वो धीरे से बुदबुदाया, मेरा शक सही था, वेदांश राठौर ही किंग है और अधिराज राठौर का बेटा, यानी ब्लैक बुक्स वेदांश राठौर के पास है। और आज की मीटिंग में किंग का ना आना यह सबूत है कि हमारे आदमियों ने उसे स्विट्जरलैंड में रोक लिया है। वह मेरे जाल में आखिर फंस ही गया। तभी मीटिंग रूम में तेज और भारी कदमों की आवाज़ गूंजी। सभी माफिया सदस्य अचानक चौकन्ने हो गए। किसी की सांसें रुक सी गई, किसी के हाथ कांपने लगे। दरवाजे की तरफ सभी की निगाहें चली गई। धीरे धीरे भारी साया कमरे में दाखिल हुआ। दरवाजा खुलते ही किंग की रॉयल एंट्री सामने थी। किंग कदम कदम पर आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक था। काले सूट में, कंधों पर सीधे खड़े, चेहरे पर ड्रैगन मास्क, आंखों में ठंडा और गंभीर अंदाज। उसकी चाल में कोई झिझक नहीं थी, बल्कि हर कदम में हुकूमत की ताकत झलक रही थी। मलिक की सातिर मुस्कान थोड़ी स्थिर हुई। अपने सामने किंग को देखते ही मलिक के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। वह बार बार अपनी आंखें मसलने लगा, क्योंकि अब उसे अपने ही शक पर शक होने लगा था। माथे पर पसीने की बूंदें तैर रही थी। फिर भी किंग के सामने अपनी स्थिति को संभालने की वह पूरी कोशिश कर रहा था। धीरे से उसने बुदबुदाया, यह किंग यहाँ पर है, इसका मतलब वेदांश राठौर और किंग दोनों अलग हैं। यह कैसे हो सकता है? अब तक जो भी इंफॉर्मेशन मिली है यह यही साबित करती है कि वेदांश राठौर ही किंग है। लेकिन अब उसके दिमाग में केवल सवाल ही सवाल थे, जवाब कहीं नहीं थी। मीटिंग रूम में किंग के आते ही सभी सदस्य अपने अपने सीट से खड़े हो गए। हर कोई अपने तरीके से किंग को ग्रीट कर रहा था। किंग हेड ऑफ द चेयर पर बैठा और एक नज़र मलिक की ओर डाली। हालांकि किंग के चेहरे पर मास्क था, उसकी दो डार्क आईज ही सब कुछ बयान कर रही थी। मलिक के दिमागों में विचारों की बाढ़ दौड़ रही थी। अचानक उसके चेहरे पर धूर्त लोमड़ी जैसी मुस्कान आ गई। वो धीमे स्वर में बोला, किंग मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं आपके खिलाफ चला गया था। धीरे धीरे वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि आपके खिलाफ जाकर माफिया वर्ल्ड में मेरा नाम और पहचान खतरे में पड़ सकती है। प्लीज़ मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए और एक बार मुझे मौका दीजिए। लेकिन किंग उसकी बातों को इग्नोर कर सर्द आवाज़ में कहा, मीटिंग स्टार्ट की जाए। उसकी सर्द आवाज़ पूरे रूम में गूंज उठी थी। मीटिंग का माहौल गंभीर और तनावपूर्ण हो गया था। कुछ सदस्य अपनी प्रॉब्लम साझा कर रहे थे तो कुछ अपने आइडियाज़ बता रहे थे। मीटिंग कई घंटों तक चलती रही, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वेदांश और मलिक तिरछी नज़रों से एक दूसरे के चेहरे पड़ रहे थे। वहीं इंडिया में एड की शूटिंग के दौरान सेट पर खड़ी कुछ लड़कियां आपस में खुसर फुसर कर रही थी। कियारा के लगातार नखरों पर एक लड़की ने कहा, अरे यार, ये वेदांश राठौर की मंगेतर है और उनकी गर्लफ्रेंड। नखरा तो बनता ही है, आखिरकार वेदांश राठौर का मंगेतर होना किस्मत की बात है। दूसरी लड़की ने कहा, हाँ, तभी तो बॉस ने अपने इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए मॉडल और ब्रांड एम्बेसडर इन्हें ही बनाया। लगता है कि वो अपनी मंगेतर से बहुत प्यार करते हैं। दूर खड़ी मन्नत और कियारा दोनों को उन लड़कियों की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। उनकी बातें सुनकर जहाँ कियारा के चेहरे पर एक मुस्कान थी, वहीं मन्नत का चेहरा बिल्कुल भावहीन था, जैसे उसे उन लड़कियों की बातों से कोई फर्क ही न पड़ा हो। तभी अमृता बीच में आई और मन्नत से बोली, सभी को मालूम है कि कियारा ही वेदांश की मंगेतर है और उसकी गर्लफ्रेंड भी। तुम अब तक इस बात को हजम नहीं कर पाई हो। मन्नत ने उसकी बातों को अनसुना किया और अपने काम में लगी रही। फिर भी अमृता ने बोलना जारी रखा, सबको लगा था कि तुम साउथ कोरिया से लौटकर आओगी तो तुम बिल्कुल बदल जाओगी, लेकिन नहीं, अभी भी लग रहा है कि तुम्हारे मन में वेदांश के लिए फीलिंग्स है। देखो मन्नत, वेदांश तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ कियारा के लिए बना है। मन्नत ने अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लाई और बोली, अमृता, मेरा तो नहीं मालूम, पर तुम्हारे अंदर वेदांश को लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कियारा को मालूम है? यह सुनते ही अमृता का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और कियारा जो अब तक आराम से कुर्सी पर बैठी थी वह उठ खड़ी हुई। मनु, कहना क्या चाहती हो? मन्नत ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसके पास आई और बोली, अपनी फ्रेंड से पूछ लो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ।
फिलहाल मुझे तुम सबसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एड की शूटिंग ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ बिना कोई तमाशा किए इस एड को पूरा होने दो। कियारा ने गुस्से में अमृता की ओर घूमकर पूछा, मनु क्या कहना चाह रही थी? क्या तुम्हारे दिल में वेदांश को लेकर कोई फीलिंग है? अमृता की गुस्से से मुठ्ठियां कस गई थी, लेकिन उसने चेहरे पर कोई भाव आने नहीं दिया और बोली, तुझे उस पर भरोसा है? वो हम दोनों को आपस में लड़वाना चाहती है। फिर अमृता ने कियारा पर ही सवाल उछाल दिया, लेकिन तू बेफुजिल की बातों पर ध्यान लगा रही है। लेकिन अब तक तुम शांत क्यों बैठी हो? तुमने तो कहा था कि तुम कुछ ऐसा करोगी कि मन्नत हमेशा के लिए वेदांत से दूर हो जाएगी। क्या तुम अभी भी शांत बैठकर अपने मंगेतर और अपनी बहन का रोमांस देखना चाहती हो? यह सुनते ही कियारा गुस्से से उसे घूरने लगी। इसी बीच आयुष लगातार कोशिश कर रहा था मन्नत से बात करने की, लेकिन मन्नत पूरी तरह से अपने एड की शूटिंग पर फोकस कर रही थी। तभी अचानक आयुष ने उसका हाथ थामा और जबरदस्ती उसे एक साइड में ले गया। मन्नत गुस्से से पूछी, ये क्या हरकत है आयुष? आप मुझे इस तरह सबके बीच से खींचकर यहाँ क्यों लाए हैं? आयुष ने भी तीखे स्वर में कहा, क्योंकि मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मन्नत, लेकिन तुम बार बार मुझे इग्नोर कर रही हो। क्या मैं वजह जान सकता हूँ? मन्नत ने गहरी सांस लेकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास बात करने का समय नहीं है, मुझे अपने ऐड पर ध्यान देना है। आयुष की आंखों में चिढ़ थी। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, मतलब साफ है मन्नत, जो मैं समझता हूँ तुम मुझे वेदांश की वजह से इग्नोर कर रही हो। आखिरकार तुम उसकी बातों में आ ही गई। मैं सोचता था कि तुम मजबूत हो, बहुत स्ट्रांग हो, इतनी आसानी से उसे माफ नहीं करोगी, लेकिन तुम तो उसके झूठे प्यार के झांसे में ऐसी फंसी हो कि उसके द्वारा की गई सारी हरकतें भूल गई। याद रखना, वो तुम्हारी बहन का मंगेतर है और फिर भी तुम। इससे पहले कि आयुष अपनी बात पूरी करता, मन्नत गुस्से से दांत भींचकर चिल्ला पड़ी, जस्ट शट अप आयुष, मैं चुप हूँ इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बकवास करोगे। तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, मिस्टर राठौर के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। वो क्या है और कैसे हैं मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और सबसे जरूरी बात, मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। हमारा रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल है और प्रोफेशनल ही रहेगा, समझे? मन्नत का यह तीखे तेवर देख आयुष के चेहरे पर गुस्से की लाली फैल गई। उसकी मुठ्ठियां कस गई थी, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने आंखें बंद की और लंबी सांस लेकर बोला, ठीक है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन सच में मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मन्नत ठंडी आवाज़ में बोली, ठीक है, जब शूटिंग खत्म होगी तो मैं तुमसे बात कर लूँगी, लेकिन उससे पहले नहीं। यह कहकर मन्नत वहाँ से चली गई। वहीं खड़ा आयुष उसकी पीठ को घूरता रहा। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थी। वह बड़बड़ाया, बस एक बार मुझे आलिया के बारे में पता चल जाए मन्नत, उसके बाद आपका ये एटीट्यूड भी मैं खुशी खुशी रख लूँगा। इधर कियारा ने सोचते हुए कहा, अमृता, कुछ ऐसा करना होगा जिससे वेद मन्नत से पहले की तरह बेहिसाब नफरत करने लगे। अगर हमने मन्नत को सीधे चोट पहुंचाई तो वो और भी उसके करीब चले जाएंगे, इसलिए हमें प्लान बदलना होगा। मन्नत को नहीं, किसी और को टारगेट करना होगा, लेकिन किसे? मैं खुद को भी चोट नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वेद को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तभी अमृता की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन थोड़ा रिस्की होगा। यह सुनते ही कियारा गंभीर हो गई। इधर दुबई मीटिंग ओवर होने के बाद सभी माफिया वहां से चले गए। वहीं वेदांश भी उठकर जाने को हुआ। किंग, यह सुनते वेदांश के कदम रुक गए। इतनी भी जल्दी क्या है यहाँ से जाने की? मलिक की आवाज़ गूंजी, हम आखिर इतने समय बाद मिले हैं तो थोड़ा हालचाल ही पूछ ले एक दूसरे का। वेदांश ने हाथ के इशारे से अपने आदमियों को वहां से चले जाने को कहा। अब मीटिंग हॉल खाली था, सिर्फ दो सबसे खतरनाक लोग आमने सामने थे। वेदांश आराम से अपने खतरनाक अंदाज में बैठते हुए बोला, मैं जानता था मलिक, अभी कुछ देर पहले तू अपना असली रंग छोड़कर मेरे सामने माफी मांगने का ढोंग कर रहा था। वह सब तेरे किसी चाल का हिस्सा था। मलिक एक ठंडी हंसी हंसा, सच में किंग, मुझे अगर कोई समझ पाया है तो वो सिर्फ तुम हो, वरना मुझे जो कोई समझ जाता है उसकी जान चली जाती है। हाँ मेरा अजीज दोस्त, वो भी मुझे समझ नहीं पाया था जैसा तुम समझ जाते हो। वेदांश की सर्द आवाज गूंजी, मुद्दे पर आ मलिक। मलिक ने धीमे और ठंडे स्वर में कहा, किंग उर्फ वेदांश राठौर, मुझे पता है कि तुम वेदांश राठौर ही हो, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे यह भी मालूम है कि तुम अपने मास्क के पीछे
छुप कर किस तरह सबको भ्रमित कर रहे हो। लेकिन सामने बैठा वेदांश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके चेहरे पर बिल्कुल स्थिरता थी, कोई भाव नहीं था। बस उसकी डार्क, गहरी और तीखी आंखें मलिक पर जमी हुई थी। हर शब्द पर उसकी नजरें जैसे मलिक की रूह तक पड़ रही हो। मलिक अपनी जगह से थोड़ा आगे बढ़ा, कोशिश करता हुआ कि वेदांश के चेहरे के मास्क के पीछे की असली पहचान देख सके। उसकी ऐसी हरकतों पर वेदांश के चेहरे पर रहस्यमयी स्माइल आ गई और वह बोला, लगता है तुम्हारे पास कुछ खास कहने के लिए नहीं है मलिक। तुम्हारे लिए तुम्हारे समय की कदर ना हो, लेकिन मेरा हर एक पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेदांश अपने चेयर से उठते हुए जाने ही लगा कि मलिक की ठंडी आवाज ने फिर उसे रोक दिया। अधिराज राठौर एक समय का माफिया वर्ल्ड का किंग था। यह सुनते वेदांश के कदम पत्थर से हो गए। उसकी मुठ्ठियां कस गई थी, हाथों की नसें उभर आई थी और आंखों में खून उतर आया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मलिक चाह रहा था। मलिक धीरे धीरे उसके पास बढ़ते हुए बोला, क्या हुआ मिस्टर वेदांश राठौर उर्फ हमारे किंग? अधिराज राठौर का नाम सुनते ही तुम्हारे कदम क्यों रुक गए? मलिक उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, किंग, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मुझे ब्लैक बुक चाहिए जो मेरे दोस्त अधिराज राठौर की अमानत है और जिस पर मेरा हक है, और माफिया वर्ल्ड के किंग की कुर्सी पर भी मेरा ही बैठने का हक है, जो तुमने मुझसे छीन लिया है और अब मैं तुमसे वापस लेकर रहूंगा। वेदांश अपनी आंखों में आग लिए बोला, कोशिश कर ले मलिक, पिछली बार तो तेरी जान गलती से बच गई थी, शायद इस बार वो गलती दोबारा ना हो। यह कहते वेदांश वहां से निकल गया। उसके जाने के साथ ही मलिक के चेहरे पर एक छलकती हुई हंसी आई, लगभग जीत का इशारा करते हुए, पर वो खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उसके चेहरे का रंग एक क्षण में बदलकर गंभीरता में डूब गया। उसने अपने आप से कहा, अपने बाप का नाम सुन क्यों कुछ जवाब नहीं दिया उसने? मुझे लगा कि अपने बाप का नाम सुनेगा तो चिढ़ जाएगा, यह साबित हो जाएगा कि वो वेदांश राठौर है। क्या उसे अपने बाप का सच मालूम नहीं है, या कहीं ये चाल मुझ पर ही उल्टा ना पड़ जाए? फिर उसने तुरंत स्विट्जरलैंड में बैठे अपने आदमियों को फोन लगाया, पर अचरज की बात थी कि कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। फोन पर आवाजें नहीं आई, लाइनें खामोश रही। मलिक की चिंता बढ़ी। उसे जल्द ही पता चल गया कि यह सिर्फ एक संयोग नहीं है। कबीर और मयंक ने पहले ही उसके सारे नेटवर्क और आदमियों को अपने रास्ते से हटा दिया था। कमरे में खामोशी घुलती चली गई और अब मलिक को समझ में आ रहा था, खेल सिंपल नहीं था। वेदांश ने भी उसकी हर चाल का हिसाब लगा रखा था। इधर शूटिंग सेट पर कियारा ने सवालिया नजर से अमृता को देखा तो अमृता ने उसके कान में अपने खतरनाक आइडिया बताया। सुनकर कियारा हैरान हो गई, क्या बेहुदा आइडिया है यह अमृता? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं ऐसा भी कुछ करने वाली हूँ? अमृता ने जोर दिया, इससे बेहतर कोई आइडिया नहीं है कियारा। सोच लो, प्यार और जंग में सब जायज है। वेद को वापस पाना है तो थोड़ा रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। कियारा का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो अमृता की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं लग रही थी। तभी वहां पर सहानी की एंट्री होती है, जो उन दोनों की बातें सुन चुकी थी। वह बोली, मुझे तो मंजूर है। यह सुनकर कियारा ने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते सहानी, तुझे कुछ हो गया तो? सहानी बोली, मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम और अमृता हो ना, मुझे वक्त पर पकड़ लेना। सहानी ने आगे समझाया, देख, मैं भी नहीं चाहती कि मन्नत मेरी भाभी बने, और फिर जब भाई मन्नत से नफरत करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं कबीर को भी पंखुरी से दिक्कत महसूस होगी। हालात चाहे जैसा भी हो, पंखुरी अपनी दोस्त मन्नत का साथ नहीं छोड़ेगी और कबीर भी अपने दोस्त यानी मेरे भाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अमृता का यह प्लान सही है। इससे हम पंखुरी और मन्नत दोनों को टारगेट कर सकते हैं। कियारा अभी भी झिझक रही थी। सहानी, यह काम बहुत ही खतरनाक है। अगर प्लान किसी भी तरह गलत हो गया तो तुझे कुछ भी हो सकता है। इस वजह से वो तैयार नहीं हो पा रही थी। तभी सहानी ने उसके हाथ को थामा और बोली, देख कियारा, मुझ में भाई की जान बसती है और मेरी ममा का भी। मेरी हालत देखकर जरूर कुछ न कुछ ऐसा रिएक्ट वो दोनों करेंगे जिससे भाई और मन्नत के रिश्ते पर इफेक्ट पड़ेगा और भाई पहले से भी ज़्यादा मन्नत से नफरत करने लगेंगे। और सच में मुझे कुछ भी नहीं होगा। मुझे तुम पर और अमृता पर पूरा भरोसा है और ऐसे भी अमृता सब संभाल लेगी, है ना अमृता? अमृता ने मन ही मन सोचा, सच में तुम दोनों कितनी बेवकूफ़ हो। अपने प्यार को पाने की अंधेरे में इतनी खो गई हो कि कुछ भी करने को रेडी हो गई हो। यह अच्छा ही है। वेदांश को मन्नत के साथ साथ तुम दोनों से भी नफरत हो जाएगी और फिर मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। चलो अब अपने प्लान को अंजाम देते हैं। उसने शैतानी मुस्कान के साथ सोचा।
मैं मन्नत को इस तरह फंसाऊंगी कि वह इस बार हमेशा के लिए वेदांश की नज़रों से गिर जाएगी। इधर मुंबई एयरपोर्ट के बाहर वो शख्स धीरे धीरे बाहर निकला, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और एक कच्ची मुलायम मुस्कान। वह कोई और नहीं बल्कि राव था, जिसने अपना वेश पूरी तरह बदल लिया था। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर कदम रखा, उसने लंबी सांस ली और अपने आसपास की हर चीज पर सरसरी नजरें दौड़ाई। आंखों में हल्की चमक थी और होठों पर एक रहस्यमय तिरछी मुस्कान। मुंबई, आखिरकार मुंबई, उसने खुद से धीमे से कहा। बहुत मिस किया है तुम्हें, बहुत सालों बाद मैं वापस आया हूँ, वहीं से जहाँ से सबकी कहानी शुरू हुई और यहीं से सबकी कहानी खत्म भी होगी। चेहरे पर उसके खतरनाक चमक थी और दिमाग में बहुत सारे प्लान। क्या होगा कहानी में आगे? आखिर मलिक ने अधिराज राठौर का नाम लेकर वेदांश के सामने कौन सा खेल खेलने वाला है? क्या अमृता के चाल में फंसेगी मन्नत? और क्या करेगा राव जब सामने आएगी मन्नत? कैसे बचाएगा मन्नत को वेदांश राव के चंगुल से? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।